परिचय। ठोस अवस्था रसायन को ठोस आबंधन भी कहते हैं। रासायनिक आबंध एक आकर्षण बल होता है जो दो कणों, परमाणु, अणु, आयन को परस्पर संलग्न रखता है, जिससे नया ठोस बनता है। ये कण ज्यादा स्थायी रूप प्राप्त करने हेतु परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल से भी आबंधित होते हैं। सोचिए, यदि आप ठोस नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं होते। तो आइए ठोस अवस्था के बारे में और विस्तार से पढ़ें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ठोस अवस्था के सामान्य गुण धर्म बताना, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच विभेद करना, क्रिस्टलीय ठोसों को आबंधन बलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करना, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को परिभाषित करना, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों को उनके अवयवी कणों में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विभिन्न दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण प्रकृति में विषमदैशिकता होती है। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों को उनकी अति मंद प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। उदाहरण, पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों पर जड़े शीशे निरअपवाद रूप से शीर्ष की अपेक्षा अधस्तल में किंचित मोटे पाए जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि कांच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर अधस्तल भाग को किंचित मोटा कर देता है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ के बीच विभेद। आइए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ के बीच कुछ विभेदों पर नजर डालें। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें परिचालित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोसों का वर्गीकरण। आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। इन्हें निम्नलिखित संवर्गों में और अधिक प्रविभाजित किया गया है। धात्विक ठोस, अध्रुवी, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। अध्रुवी आणविक ठोस। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। यह निम्न गलनांकी होते हैं और सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। उदाहरण, H2, Cl2 और I2। ध्रुवीय आणविक ठोस। पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों से बने होते हैं। अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवी आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। उदाहरण, HCl, SO2। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ऐसे ठोसों के अणुओं में H और F, O अथवा N परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। यह विद्युत के अचालक होते हैं। सामान्यतः यह कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। उदाहरण, H2O, बर्फ। आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कूलोमी स्थिर विद्युत बलों से बंधने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं।
ये गलित अवस्था में अथवा जल में घोलने पर विद्युत का संचालन करते हैं। धात्विक ठोस। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च विद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं और विद्युत का संचालन नहीं करते। उदाहरण हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रेफाइट कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं। यह ग्रेफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। अतः दिक्स्थान में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक लघुतम है। इसे जब विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणिक गुण निम्न हैं। 1. उसके तीनों किनारों की विमाओं A, B और C के द्वारा, जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। 2. किनारों कोरों के मध्य कोण अल्फा, B और C के मध्य, बीटा A और C के मध्य और गामा A और B के मध्य के द्वारा। इस प्रकार एकक कोष्ठिका 6 पैरामीटरों A, B, C, अल्फा, बीटा और गामा द्वारा अभिलक्षणित होती है। आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को विस्तृत रूप से 2 संवर्गों में बांटा जा सकता है। आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। क. आद्य एकक कोष्ठिका। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। ख. केंद्रित एकक कोष्ठिका। जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं? साथ ही धनीय जालक संरचना अधनीय संरचना की तुलना में फिसलन का ज्यादा अवसर उपलब्ध कराती है, क्योंकि उनकी समरूपता विभिन्न दिशाओं में घनिष्ठता से संबद्ध परतें उपलब्ध कराती है। फलक केंद्रित धनीय FCC एकक कोष्ठिका अंतः केंद्रित धनीय BCC एकक कोष्ठिका की तुलना में ज्यादा भार पड़ने पर टूटने से पहले ही विकृत हो जाती है। BCC जालक यद्यपि घनीय घनिष्ठता से संबद्ध नहीं होते और मजबूत धातु बनाते हैं। अल्फा आयरन और टंगस्टन BCC रूप होते हैं। FCC जालक धनीय और घनिष्ठता से संबद्ध भी होते हैं और ज्यादा भंगुर पदार्थ बनाते हैं। गामा, आयरन, चांदी, सोना और लेड में FCC संरचना होती है। अंततः HCP जालक घनिष्ठता से संबद्ध होते हैं लेकिन घनीय नहीं होते। HCP धातुएं जैसे कोबाल्ट और जिंक
उतनी भंगुर नहीं होती जितनी FCC धातुएं होती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ठोसों का द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अतिशीती द्रवों के समान व्यवहार करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। उनके अवयवी कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर इन्हें आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस नामक 4 संवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जो पूरे क्रिस्टल में विस्तारित होते हैं। परिचय। गोल्डशिम्ड ने प्रस्तावित किया है कि परमाणुओं को किसी ठोस में कठोर गोले के संकुलन के रूप में समाया जा सकता है। किसी गोलाकार वस्तु की संकुलन क्षमता का परीक्षण करने में यह समान परमाणुओं के संकुलन परीक्षण की समस्या को कम कर देता है। उदाहरणार्थ, आपने देखा होगा कि आपके आसपास की दुकानों में किस तरह से संतरे को व्यवस्थित ढंग से संकुलित कर सजाया जाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कणों के निविड़ संकुलन की व्याख्या करना, विभिन्न प्रकार की रिक्तियों और निविड़ संकुलित संरचनाओं का वर्णन करना, विभिन्न प्रकार की घनीय एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता का परिकलन करना। 7 प्रकार के आते एकक कोष्ठिका होते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं के साथ उनके अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों की एकक कोष्ठिकाएं। ब्रेवे पृथक जालक का प्रकार है जो पुनरावृत्त होकर संपूर्ण स्थल को पूरित करता है। द्विविमा में 5 विभिन्न ब्रेवे जालक होते हैं, जबकि त्रिविमा में 14 जालक होते हैं। उन 14 जालकों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक एकक कोष्ठिकाओं की अत्यधिक संख्या से बना होता है और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण यानी परमाणु, अणु अथवा आयन रहता है। सरल एकक काष्ठिका में प्रत्येक कोने पर 8 एकक कोष्ठकों के बीच सहभाजित होता है। प्रत्येक घनीय एकक कोष्ठिका में इसके कोने पर 8 परमाणु होते हैं। प्रत्येक एकक कोष्ठक में परमाणुओं की कुल संख्या है 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु। एक आद्य घनीय एकक कोष्ठिका को 3 भिन्न प्रकारों से चित्रित किया गया है। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। एक अंतः केंद्रित घनीय यानी BCC एकक कोष्ठिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोने पर और इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके अंतः केंद्र में भी होता है। इस प्रकार एक अंतः केंद्रित घनीय BCC एकक कोष्ठिका में 8 कोने गुणे 1/8 प्रति कोने में परमाणु बराबर 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु। एक अंतः केंद्रित परमाणु बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1 परमाणु। अतः प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर 2 परमाणु। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। फलक केंद्रित घनीय यानी FCC एकक कोष्ठिका में परमाणु सभी कोनों पर और घन के सभी फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार एक फलक केंद्रित घनीय यानी FCC एकक कोष्ठिका में 8 कोने के परमाणु गुणा 1/8 परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका बराबर 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु। 6 फलक केंद्रित परमाणु गुणा 1/2 परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका बराबर 6 गुणा 1/2 बराबर 3 परमाणु।
इस प्रकार प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर 4 परमाणु। ठोस में निविड़ संकुलन। ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। एक विमा में निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। गोलों के निकटतम कणों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। इसकी उपसह संयोजन संख्या 2 है। द्विविमा में निविड़ संकुलन। का वर्ग निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है और एक वर्ग का निर्माण करता है। इसकी उपसह संयोजन संख्या 2 है। खा षटकोणीय निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है और द्विविम षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। इसकी उपसह संयोजन संख्या 2 है। त्रिविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से त्रिविमा में निविड़ संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। इसके 2 प्रकार हैं। द्विविम निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले पूर्णतया क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप में सीधे होते हैं। इस प्रकार जनित होने वाला जालक सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य घनीय एकक कोष्ठिका है। द्वितीय द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। परतों को एक दूसरे पर रखकर इसे जनित किया जा सकता है। का द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रखना। प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से आवृत हैं। द्वितीय परत का गोला प्रथम परत की रिक्तियों के ऊपर है अथवा विलोमता, जो समचतुष्फल की रिक्तियां कहलाती हैं। ऐसी रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती हैं और ये अष्टफल की रिक्तियां कहलाती हैं। इस प्रकार की एक रिक्ति को यहां दिखलाया गया है। तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ संरेखित होते हैं। इस प्रकार गोलों का पैटर्न एकांतर परतों में पुनरावृत्त होता है। ये संरचनाएं षटकोणीय निविड़ संकुलित यानी HCP संरचना कहलाते हैं। उदाहरण जिंक। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते। परतों की इस व्यवस्था को घनीय निविड़ संकुलित संरचना यानी CCP अथवा फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना कहा जाता है। इस व्यवस्था को C प्रकार कहा जाता है। उदाहरण तांबा तथा चांदी। यौगिक सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या। जब जालक में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है, जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इस संख्या की दुगनी होती है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना। क चतुष्फलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना। प्रत्येक लघु घन में 4 परमाणु होते हैं। जब ये एक दूसरे से जोड़ते हैं तो एक समचतुष्फलक बनता है। इस प्रकार प्रत्येक लघु घन में एक चतुष्फलकीय रिक्ति है और कुल 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। CCP संरचना के एक एकक कोष्ठिका के 8 लघु घनों में से प्रत्येक में एक रिक्ति है। हम जानते हैं कि CCP संरचना में प्रति एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं। इस प्रकार चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या से दोगुनी होती है। ख अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना। 12 किनारों में से प्रत्येक के केंद्र में एक अष्टफलकीय रिक्ति है।
ये 6 परमाणुओं से घिरा रहता है, जिनमें 4 उसी एकक कोष्ठिका से और 2 निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित होते हैं। चूंकि घन का प्रत्येक किनारा 4 निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है, इसी प्रकार उस पर स्थित अष्टफलकीय रिक्ति भी सहभाजित होती है। प्रत्येक रिक्ति का केवल 1/4 भाग ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है। संकुलन क्षमता। कणों द्वारा संपूरित कुल उपलब्ध स्थान को संकुलन क्षमता कहते हैं। सरल घनीय चालक में संकुलन क्षमता। सरल घनीय चालक में घन के कोने में परमाणुओं का स्थान होता है। कण सभी किनारों को एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं। इस प्रकार किनारों की लंबाई अथवा घन की भुजा a और प्रत्येक कण की त्रिज्या r इस प्रकार से संबंधित है। a बराबर 2r। घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर a घन बराबर 2r घन बराबर 8r घन। चूंकि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में सिर्फ एक परमाणु होता है, अध्यासित स्थान का आयतन बराबर 4/3 पाई r घन। इसलिए संकुलन क्षमता बराबर एक परमाणु का आयतन बटे घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन 100% बराबर 4/3 पाई r घन बटे 8r घन गुणा 100 बराबर पाई/6 गुणा 100 बराबर 52.36% बराबर 52.4%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीसीपी और एचसीपी संरचनाओं की महत्तम संकुलन क्षमता है। अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। चित्र से यह स्पष्ट है कि केंद्र का परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित 2 परमाणुओं को स्पर्श करेगा। त्रिभुज EFT में b वर्ग बराबर a वर्ग प्लस a वर्ग बराबर 2a वर्ग, b बराबर वर्गमूल 2a। अब त्रिभुज AFT में c वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2a वर्ग बराबर 3a वर्ग, c बराबर वर्गमूल 3a। काय विकर्ण c की लंबाई 4r के बराबर है, जहां r गोले का अर्धव्यास है। क्योंकि विकर्ण पर उपस्थित तीनों गोले एक दूसरे के संपर्क में हैं, अतः वर्गमूल 3a बराबर 4r, a बराबर 4r बटे वर्गमूल 3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं r बराबर वर्गमूल 3/4a। इस प्रकार की संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या 2 और उनका आयतन 2 गुणा 4/3 पाई r घन है। घन का आयतन a घन 4/वर्गमूल 3 r घन के बराबर होगा, या a घन बराबर 4/वर्गमूल 3 r घन के। अतः संकुलन क्षमता बराबर कोष्ठिका में 4 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन गुणा 100% बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन 2 गुणा 4/3 पाई r घन गुणा 100% बटे 4 बटे वर्गमूल 3r घन, जो कि बराबर है 8/3 पाई r घन गुणा 100% बटे 64/3 वर्गमूल 3r घन के बराबर होगा 68% के। एचसीपी और सीसीपी संरचनाओं में निविड क्षमता। दोनों प्रकार के निविड संकुलनों एचसीपी और सीसीपी की क्षमताएं बराबर होती हैं। हम सीसीपी संरचना में निविड क्षमता की गणना करते हैं। चित्र में यदि एकक कोष्ठिका के कोर या किनारे की लंबाई a हो तथा फलक विकर्ण AC बराबर b हो, तो त्रिभुज ABC में AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग बराबर B वर्ग बराबर A वर्ग प्लस A वर्ग बराबर B वर्ग बराबर 2A वर्ग, या B बराबर वर्गमूल 2A। यदि R गोले की त्रिज्या है तो हम पाते हैं
b बराबर 4r बराबर वर्गमूल 2a या a बराबर 4r बटे वर्गमूल 2 बराबर 2 वर्गमूल 2r। हम जानते हैं कि सीसीपी संरचना में प्रभावी रूप से प्रति एकक कोशिका में 4 गोले होते हैं। 4 गोलों का कुल आयतन 4 गुणा 4/3 पाई r घन के बराबर होता है और घन का आयतन a घन या 2 वर्गमूल 2r घन है। अतः निविड क्षमता बराबर कोशिका में 4 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन गुणा 100%, जो बराबर है 2 गुणा 4/3 पाई r घन गुणा 100% बटे 2 बटे वर्गमूल 2r घन के, जो कि बराबर है 74% के। क्या आप जानते हैं अष्टफलक और चतुष्फलक रिक्तिकाओं की त्रिज्याएं निविड संकुलित व्यवस्था में अष्टफलकीय अथवा चतुष्फलकीय रिक्ति का आकार आयन पर निर्भर करता है, जो निविड संकुलन में रहता है। निम्न सारणी उपसह संयोजन संख्या के साथ परमाणु की त्रिज्याओं में परिवर्तन को निम्न प्रदर्शित करती है। परमाणु की त्रिज्याओं की तुलना के लिए इसे व्यवस्थित किया गया है। उपर्युक्त कारकों में उपसह संयोजन संख्या 12 का उपयोग किया गया है, यहां तक कि उनके प्रारूपिकीय क्रिस्टल संरचना की उपसह संयोजन संख्या कम हो रही है। ये त्रिज्याएं गोल्ड शिम्ड त्रिज्या के रूप में जानी जाती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 14 प्रकार के जालक हो सकते हैं, जिन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है। प्रत्येक जालक अपने लघु अभिलाक्षणिकों के पुनरावृत्त होने से जनित होता है, जिसे एकक कोशिका कहते हैं। किसी कण का निविड संकुलन 2 अति कुशल जालकों षटकोणीय निविड संकुलित एचसीपी और घनीय निविड संकुलित सीसीपी में परिणत होता है। अवशिष्ट स्थल 2 प्रकार की रिक्तियों अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों का स्वरूप लेता है। परिचय। धातुओं में बिंदु दोष। रिक्तिकाएं एक संरचना में रिक्त परमाणविक स्थान स्वतः अंतराकाशी। आधिक्य परमाणुओं को परमाणविक स्थानों के बीच रखा गया। धातुओं में एक स्वतः अंतराकाशी आसपास के जालक में अपेक्षाकृत बड़े विरूपण यानी तनाव के रूप में पहचानी जाती है, क्योंकि अंतराकाशी स्थल से परमाणु काफी बड़े होते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी पदार्थ के घनत्व का इसके एकक कोशिका गुणों के साथ सहसंबंध करना, ठोस और उसके गुणों के प्रभाव की अपूर्णताओं का वर्णन करना, ठोसों और उसकी संरचनाओं के विद्युत और चुंबकीय गुणों का सहसंबंध करना, एकक कोशिका विमान निहित गणना। मान लीजिए किसी घनीय क्रिस्टल के एक्स किरण द्वारा निर्धारित एकक कोशिका के किनारे की लंबाई a, उस ठोस पदार्थ का घनत्व d और मोलर द्रव्यमान m है। घनीय क्रिस्टल के संबंध में एक एकक कोशिका का आयतन बराबर a घन, एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या गुणे प्रति परमाणु का द्रव्यमान बराबर z गुणा m। यहाँ z एक एकक कोशिका में वर्तमान परमाणुओं की संख्या और m एक परमाणु का द्रव्यमान है। एकक कोशिका में वर्तमान एक परमाणु की संख्या m बराबर m/Na m मोल द्रव्यमान है। अतः एकक कोशिका का घनत्व बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन बराबर Zm बटे a घन बराबर Zm बटे a घन Na या D बराबर Zm बटे a घन Na। ठोस में अपूर्णताएं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में
अपूर्णताएं पाई जाती हैं। ये अपूर्णताएं ठोस के विरूपण, उच्च तापमान पर त्वरित शीतलन या आसान्य ठोस की उच्च ऊर्जा विकिरण यानी एक्सरे या न्यूट्रॉन के परिणाम हैं। एकल बिंदु पर रेखाओं के साथ या ठोस के संपूर्ण सतह पर चिन्हित होने वाले ये दोष इसके यांत्रिक, विद्युत और प्रकाशिकीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बिंदु दोष के प्रकार। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष होते हैं, जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष होते हैं। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। बिंदु दोष को 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं: स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। इन्हें आंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। इसके ये 2 प्रकार हैं: रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। ये पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। अंतराकाशी दोष, जब कुछ अवयवी कण, परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। ये दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। फ्रेंकेल और शॉटकी दोष। फ्रेंकेल दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन, साधारणतः धनायन, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ये विस्थापन दोष भी कहलाता है। ये ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं करता है। इसे ZnS, AgCl, AgPr और AgI द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि ये दोष Zn2+ और Ag+ आयनों के लघु आकार के कारण होता है। शॉटकी दोष आयनिक ठोसों में रिक्तिका दोष। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। पदार्थ के घनत्व को घटाता है। प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉटकी दोष होता है। धनायन और ऋणायन के समान आकार के कारण इसे NaCl, KCl, CSCl और AgBr द्वारा दिखाया जाता है। अशुद्धता दोष, जब अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na+ के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr2+ 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। ये एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या Sr2+ आयनों की संख्या के बराबर होती है। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, यदि किसी अपूर्णता के कारण आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा सूचित धनायन और ऋणायन का अनुपात अलग हो जाता है तो ऐसा दोष नॉन स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं: धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। धातु आधिक्य दोष, आयनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष। एक ऋणात्मक आयन अपने जालक स्थान पर जब एक छिद्र छोड़कर गायब होता है तो एक इलेक्ट्रॉन अध्यासित करता है। इससे विद्युत संतुलन स्थापित होता है। इसमें जकड़े हुए इलेक्ट्रॉन को F केंद्र या कलर सेंटर कहते हैं, क्योंकि वे क्रिस्टल के रंग के लिए जिम्मेदार हैं। NaCl और KCl जैसे क्षार और हैलाइट में इस तरह का दोष देखने को मिलता है। उदाहरण, जब NaCl को Na वाष्प में गर्म किया जाता है तो सतह पर अतिरिक्त Na जमा होता है। Cl सतह की ओर विसरित होते हैं,
जहां वे Na परमाणुओं से जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान की ओर विसरित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश से कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और पीले रंग का पुनः उत्सर्जन करते हैं। अतिरिक्त धनायन और अंतराकाशी स्थल की उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरा अंतराकाशी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ अतिरिक्त धनायन अध्यासित करने के कारण धातु आधिक्य होता है। ये दोष फ्रेंकेल दोष के समान है और क्रिस्टल में फ्रेंकेल दोष उत्पन्न करता है। उदाहरण, यदि ZnO को गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन को खोता है और पीले रंग में परिणत हो जाता है। इस प्रकार Zn2+ आयन आधिक्य रिक्त अंतराकाशीय स्थल में इलेक्ट्रॉन समीपवर्ती अंतराकाशीय स्थल में फंस जाते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये पीले रंग में और जब ठंडा किया जाता है तो सफेद रंगों में परिणत हो जाता है। धातु न्यूनता दोष। निम्न संयोजकता के धनायन की अनुपस्थिति और उच्च संयोजकता धनायन की उपस्थिति के कारण धातु न्यूनता दोष होता है। ये तब संभव है जब धातु चर संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, FeO अधिकतर Fe0.95O संगठन में पाया जाता है। FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति Fe2+ आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है। विद्युतीय गुण। ठोस गुण की चालकता के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धाराओं का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। रजत और तांबा, ग्रेफाइट, क्षारों का विलयन, आयनीकृत गैस आदि विद्युत वाहक अथवा चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धाराओं का प्रवाह नहीं होता है वे अचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। रबर, ग्लास, प्लास्टिक, हीरा इत्यादि विद्युत रोधक के उदाहरण हैं। जिन पदार्थों में चालक से कम चालकता और विद्युत रोधी से अधिक चालकता के गुण पाए जाते हैं वे अर्धचालक कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकता के उदाहरण हैं। धातुओं और अर्धचालक में विद्युत चालक। धातु परमाणुओं के परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अति व्यापन करता हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है। चित्र ए में यदि पूर्व संयोजक बैंड एवं आगामी उच्च रिक्त बैंड चालकता बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं लांघ सकते और ऐसे पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है तथा ये एक विद्युत रोधी के समान व्यवहार करते हैं। चित्र बी में अर्धचालकों में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। अर्धचालकों में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। चुंबकीय गुण। धातुओं के चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़े चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम है। किसी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इसकी कक्षीय गति और इसके अपने अक्ष के परितः घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। लघु चुंबकीय क्षेत्र जनित करने के लिए चल इलेक्ट्रॉन को लघु विद्युत धारा फांस के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें घूर्णन अक्ष के साथ इलेक्ट्रॉन घूर्णन के कारण अक्ष के साथ चुंबकीय आघूर्ण है। बोर मैग्नेटोन
MP मौलिक चुंबकीय आघूर्ण है, जो 9.27 गुणे 10⁻24 AM वर्ग के बराबर है। चुंबकीय गुणों के प्रकार। किसी वस्तु को उसमें पाए जाने वाले चुंबकीय गुणों के आधार पर निम्न 5 विभागों में बांटा गया है: अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। अणुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अणुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+ ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युगलित होते हैं और इनमें अयुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनों का युगलित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। H2O, NaCl और C6H6 ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। प्रतिलौह चुंबकत्व में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। MnO के तरह के पदार्थ में प्रतिलौह चुंबकत्व के गुण होते हैं। फेरी चुंबकत्व तब देखा जाता है जब पदार्थ में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समानांतर एवं प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है। ये लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट और फेराइट्स जैसे MgFe2O4 और ZnFe2O4 ऐसे पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं, प्रकृति में आयतन दोष त्रिविमीय है। आमतौर पर इन दोषों की पहचान कास्टिंग और फार्मिंग इत्यादि के प्रसंस्करण और निर्माण कार्यों में होती है। उदाहरण के लिए पोर्स, दरारें, फॉरेन कण। ये दोष तनाव बढ़ाने के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार मूल ठोस के यांत्रिक गुणों के लिए हानिकारक हैं। कुछ मामलों में बाहरी कणों को ठोस प्रकीर्णन को और सुदृढ़ बनाने के लिए जोड़ा जाता है। जोड़े गए कण के स्थान भ्रंश की गति में अड़चन पैदा करते हैं, जिसे कणों से काटना होता है या हटाना होता है, जिससे इसकी शक्ति बढ़ती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ठोसों में विभिन्न प्रकार की अपूर्णताएं या दोष पाए जाते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं: स्टोइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष 2 आधारभूत स्टोइकियोमेट्री बिंदु दोष के प्रकार हैं। आयनीय ठोस में इन दोषों को फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोषों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठोसों में निम्न प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं: अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय।